कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे ओईसी संस्कृत का टॉपिक शब्द शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति। शब्द ही वह साधन है जिसके द्वारा साहित्य की अभिव्यक्ति संभव है। क्या कहा गया है कि शब्द वह साधन है जिसके द्वारा साहित्य की अभिव्यक्ति संभव है। अर्थपूर्ण शब्द ही शब्द कहलाते हैं। अर्थपूर्ण शब्द ही शब्द कहलाते हैं। साहित्य की विधा में शब्दों का प्रयोग होता है। यह साहित्य में वाचक, लक्षक और व्यंजक के रूप में ग्रहित होते हैं। क्या कहा गया है कि जो शब्द है वह एक साधन है जिसके द्वारा साहित्य की अभिव्यक्ति संभव है। अर्थपूर्ण शब्द ही शब्द कहलाते हैं। साहित्य की विधा में शब्दों का प्रयोग होता है। यह साहित्य में वाचक, लक्षक और व्यंजक के रूप में ग्रहित होते हैं। शब्द शक्ति के द्वारा शब्दों का अर्थबोध होता है। शब्द शक्ति के द्वारा शब्दों का अर्थबोध होता है। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं। क्या कहा गया कि शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं। पहला अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मीमांसक कुमारिल भट्ट एक चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य शक्ति भी मानते हैं। कहा गया है कि शब्द शक्ति तो तीन प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन जो कुमारिल भट्ट है उन्होंने एक चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य शक्ति भी माना है। देखते हैं अभिधा शक्ति क्या है। अभिधा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं। कहा गया है कि जो मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध कराए वही अभिधा शक्ति है। मम्मट के अनुसार साक्षात सांकेतिक अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। क्या कहा है कि जो साक्षात सांकेतिक अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका जो बोध कराने वाले कराए वही अभिधा शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति से जिन वाचक शब्दों का अर्थ बोध होता है वे तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी कि अभिधा शब्द शक्ति से तीन प्रकार के शब्द वाचक शब्दों का बोध होता है, वो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लक्षणा जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है तब लक्षणा से काम लिया जाता है। मुख्य अर्थ में बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे लक्षणा कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजना शक्ति। व्यंजना शब्द की निष्पत्ति वी प्लस अंजना से है, अर्थात विशेष प्रकार का अंजन ही व्यंजना है। जो चौथी शब्द शक्ति कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य बताई थी वो अब उसको देखते हैं। बिखरे हुए पदों के अर्थों को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़कर जो वाक्य बनता है उस वाक्य के अर्थ जो शक्ति कराती है उसे तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति का बोधक वाक्य है। दोस्तों मैंने इसमें ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये शक्तियाँ बताई हैं। बाकी अगली वीडियो में इसको पूरा डीप में लाने की कोशिश करूँगी। शक्ति का स्वरूप। अर्थ के साथ शब्द का सहज संबंध होता है, इसे ही न्याय दर्शन में शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो अर्थ है उसका संबंध अर्थ शब्द के साथ सहज संबंध होता है अर्थ का, और इसे ही न्याय दर्शन में शक्ति कहा गया है। शक्ति ज्ञान से ही शब्द बोध होता है। शक्ति को ही न्याय दर्शन में वृत्ति, व्यापार, अभिधा, संकेत कहा गया है। क्या कह रहे हैं कि जो शक्ति है उसको ही न्याय दर्शन में वृत्ति, व्यापार, अभिधा, संकेत कहा गया है। भट्टाचार्य के अनुसार संकेत और लक्षणा अर्थ के विषय में पद के व्यापार हैं।
क्या कहा है भट्टाचार्य ने कि संकेत और लक्षणा अर्थ के विषय में पद के व्यापार हैं। इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए, इस इच्छा को संकेत वृत्ति कहा गया है। इसके द्वारा शास्त्र आदि के परिभाषिक शब्द अर्थबोध कराते हैं। नव्य न्याय दर्शन में शब्द बोध के लिए पद ज्ञान, अर्थ ज्ञान तथा शक्ति बोध आवश्यक माना गया है। पद ज्ञान को शब्द बोध का कारण, अर्थ ज्ञान को शब्द बोध का द्वार तथा शक्ति बोध को शब्द बोध का सहकारी कहा गया है। क्या कह रहा है कि नव्य न्याय दर्शन में जो शब्द बोध है, शब्द बोध के लिए पद ज्ञान, अर्थ ज्ञान तथा शक्ति बोध आवश्यक माना गया है। क्या कह रहे हैं कि शब्द बोध के लिए क्या आवश्यक है? पद ज्ञान आवश्यक है, एक अर्थ ज्ञान आवश्यक और शक्ति बोध आवश्यक है। पद ज्ञान को शब्द बोध का कारण पद ज्ञान को कहा गया है, अर्थ ज्ञान को शब्द बोध का द्वार कहा गया है और शक्ति बोध को शब्द बोध का सहकारी कहा गया है। पद सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक शब्द वे होते हैं जो वाक्य में प्रयोग करने पर खास अर्थ का बोध कराते हैं तथा सार्थक शब्दों को ही पद कहा जाता है। सार्थक शब्दों को ही पद कहा जाता है। जो शक्ति से प्रयुक्त है वह पद कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि जो शक्ति से प्रयुक्त है वह पद कहलाता है। न्यायिकों के अनुसार अर्थ निर्धारण की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। कहा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के पद हैं। पहला यौगिक पद, योग रूढ़ पद, रूढ़ पद और यौगिक रूढ़ पद। तो देखते हैं रूढ़ पद क्या है। रूढ़ या रूढ़ी ऐसे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती है। यह यहाँ पर लिखा है यह अखंड शक्ति से अर्थ का द्योतन करते हैं। कह रहे हैं कि रूढ़ या रूढ़ी ऐसे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती है। यह अखंड शक्ति से अर्थ का द्योतन करते हैं। यौगिक, इनकी व्युत्पत्ति हो सकती है। यौगिक की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसका अर्थ अनेक अवयवों से ज्ञात होता है। इनकी व्युत्पत्ति हो सकती है और इनका जो अर्थ है वह अनेक अवयवों से ज्ञात होता है। योग रूढ़, यह वह है जो यौगिक होते हैं। यह अपने अलग अलग खंडों का अर्थ ग्रहण नहीं कर के विशिष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।